हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस क्लास में एक क्विक रिवीजन करेंगे किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा। इसमें से कोई मतलब ऐसा है ही नहीं कि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आए हो। मतलब कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन, इस चैप्टर में से क्वेश्चंस रेज आउट किया ही जाता है। तो हम ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है, 30 एमसीक्यूज है, और आप लोग अपना एनालिसिस करिएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। एक तरीके का क्विक फास्ट रिवीजन करेंगे, 30 क्वेश्चंस में नियर अबाउट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हमारा। लेकिन इससे रिलेटेड फुल डिटेल एमसीक्यूज करवाई हुई है, अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो वो जा करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकता है। और वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो हम स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से रिवीजन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू मनी मार्केट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है मनी मार्केट से रिलेटेड? तो इट इन्वॉल्व्स लो मार्केट रिस्क, इट इज सिचुएटेड एट स्पेसिफिक लोकेशन, डील्स इन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म्स डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड आर हाईली लिक्विडेटेड। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इट इज सिचुएटेड एट ए स्पेसिफिक लोकेशन, ये स्टेटमेंट सही नहीं है बिकॉज इट हैज नो फिजिकल लोकेशन। उनकी कोई भी फिजिकल लोकेशंस नहीं होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू ट्रेजरी बिल? ट्रेजरी बिल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स कौन सी नहीं है? आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, आर हाईली लिक्विड एंड assured yield, they carry high risk of default, they are available amount of 25,000 in multiple of their of। तो इसमें से कौन सी सही नहीं है हमें ये बतानी है। तो दे कैरी हाई रिस्क डिफॉल्ट हमारा सही नहीं है। और ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। क्लियर है बात? मनी मार्केट क्या होता है ये बता दिया था, क्या होता है मनी मार्केट। तो वो लोग एक बार आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नहीं, सही ही नहीं है विद रिगार्ड टू कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर से इट इज लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट विद द फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। तो इसका मतलब सबसे पहला ही हमारा गलत तो हो गया, तो यही स्टेटमेंट गलत है, तो बाकी तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो कॉमर्शियल पेपर है, कॉमर्शियल बिल का है, कॉल मनी है, तो ये एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स है। किसके? मनी मार्केट क्या क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स है। और ये सब किस में डील करते हैं? शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म आ गया, लॉन्ग टर्म देखते के साथ ही उसको हमने क्या कर देना, क्रॉस। और क्रॉस का ही पूछा था, नेगेटिव का नेगेटिव भाई, नेगेटिव आंसर। इट इज यूजुअली मैच्योर्ड पीरियड 15 to 1 ईयर। सही बात है भाई। सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिन्यूएबल, ठीक है बात। कंपनी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग, सही बात है भाई। नेक्स्ट है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, या तो आपको इसकी फीचर्स को क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आस्क किए जा रहे हैं, पुट आउट किए जा रहे हैं। आपको इस बार डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कि कॉमर्शियल बिल क्या होता है, कॉल मनी का फीचर्स क्या है। आपको सारे फीचर्स दे देंगे, इसमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, या सारे गलत दे देंगे, उसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो इसको मतलब इस बार ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चल रहा है, हमें सारे फीचर, सारे इंपोर्टेंस उसकी पता होनी चाहिए। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू कॉल्स मनी? कॉल्स मनी से रिलेटेड कौन से फीचर्स स्टेटमेंट सही नहीं है? इट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल ऑन डिमांड, इट मैच्योरिटी पीरियड फ्रॉम 1 days to 15 days, there is a direct relationship between call rates and the other short term monies, it is used to interbank transactions। तो कौन सा सही नहीं है इसमें बोला है, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो ये सही नहीं है, बिकॉज क्योंकि उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन कॉल रेट एंड शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स टू प्राइमरी मार्केट? अगर आपको प्राइमरी मार्केट पता होगा तो आप तुरंत क्लिक कर जाओगे। इट इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड इश्यू मार्केट। भाई प्राइमरी मार्केट में सबसे पहला ही गलत है, क्योंकि ओल्ड इशू हमेशा प्राइमरी मार्केट में फ्रेश शेयर्स इशू किए जाते हैं, मतलब कि न्यू शेयर्स को इशू किया जाता है। तो बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स ऑफ कैपिटल मार्केट? द फंड्स आर रेज्ड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम,
both debts and equity can be raised. It is also classified into two types या all of the above. तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ये शॉर्ट टर्म आ गया, शॉर्ट टर्म आते के साथ गलत कर देना, क्योंकि कैपिटल मार्केट किस में डील करता है? लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, curbs of marketability of securities by providing ready market, its extends liquidity to the securities, its provide platform for buying and selling of for securities। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें पूछा है? तो इट कर्व्स द मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज, ये गलत है, क्योंकि ये प्रमोट करता है, बल्कि कर्व्स नहीं करता, क्या करता है? प्रमोट करता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग, regulate take over bids by the company, promotion of fair and code of conduct in the सिक्योरिटीज मार्केट। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स, ये हमारा कौन सा फंक्शन है? ये हमारा रेगुलेटरी फंक्शन है। क्या है? रेगुलेटरी फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है राज इंटरप्राइजेज विशेष टू इन्वेस्ट 1,10,000 इन ट्रेजरी बिल, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेजरी बिल इट कैन बाई? तो 6, 7, 4, 2, तो कितना मैक्सिमम बाई कर सकता है? 4 बाई कर सकता है, क्योंकि ट्रेजरी बिल कितने अमाउंट्स में होता है? 25,000 में। क्लियर है बात? क्योंकि ये मल्टीपल्स में कितने के में होता है? 25,000 में। नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू द फाइनेंशियल मार्केट? के बिहार पे कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो दे लिंक्स household which saves funds and business firms which invest these funds, they work as intermediary between the savers and investor, mobilizing the fund between them. They allocates the funds available for the investment into the most productive investment। या डी ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या होगा? ये सारे के सारे सही है, डी इज द राइट ऑप्शन। द एलोकेटेड फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय, एलोकेटेड फंक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, या ऑल ऑफ द अबव? तो एलोकेटेड फंक्शन सब अपने अपने काम करते हैं। एलोकेटेड फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑल द बैंक्स, ऑल द मार्केट, सॉरी। इट इज ए मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील्स मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, क्या बोलते हैं उसको? तो उसको हम क्या बोलते हैं? मनी मार्केट शॉर्ट टर्म में डील करते हैं, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर्स होती है। इट इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैच्योरिंग इज लेस देन 1 ईयर। तो किससे? कॉमर्शियल बिल से, ट्रेजरी बिल से, कॉल मनी से, नन ऑफ देता। तो किससे पैसा रेज करती है वो? ट्रेजरी बिल से। तो आंसर क्या होगा इसका? ट्रेजरी बिल। हु इशूज ए ट्रेजरी बिल? ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? तो नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरबीआई, या ऑल ऑफ द बैंक? सारे के सारे कर देते हैं? नहीं। तो ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सपोज एन इन्वेस्टर परचेज 91 डेज ट्रेजरी बिल विद फेस वैल्यू ऑफ 2 लाख फॉर 1,92,000 by holding bill until the maturity date the investor receives 2 lakh. What amount of interest received by him? 8,000, 80,000, 3,92,000, 2,000, sorry 2 lakh। तो आंसर कितना होगा इसका? 8,000 जो हमारा है मिला है एक्स्ट्रा, वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम। इट इज एन अल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग लार्ज एंड क्रेडिट वर्थी कंपनीज, कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, और नन ऑफ दी अबव। तो आंसर इसमें से क्या होगा? तो क्या होगा? कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर से बैंक बोरो कर सकता है, लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनीज भी। कॉल मनी तो आपस में बैंक ही बैंक करते हैं। कितने दिन का होता है? 1 days to 15 days। नेक्स्ट हमारा आता है इट इज अ मेथड बाय विच बैंक बोरोज फ्रॉम ईच अदर टू एबल टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करने के लिए कॉमर्शियल बैंक या जो बैंक्स है वो क्या यूज करते हैं? कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल्स मनी, नन ऑफ द। तो कोई क्या यूज करते हैं? कॉल्स मनी यूज करते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ए राइज इन द कॉल्स मनी रेट, ए राइज इन कॉल्स मनी रेट
make other source of finance as commercial paper, certificate of deposit, expensive in comparison to bank who raise fund from these sources, cheaper in comparison banks who raise funds from these, create no effect या none of the above। तो ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं इन कंपेयर टू द बैंक। अगर बैंक से हम पैसा लेंगे तो उस पे इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, और ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, मतलब चीप होते हैं। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है बात? एक बात आती है कि जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड किसको बोला जाता है? तो जीरो कूपन बॉन्ड ये केवीए एनवीएस में जो अभी 1 मंथ पहले जो पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था कि जो हमारा क्या चीज जीरो कूपन बॉन्ड इशू करता है आरबीआई, तो उन किसके बिहार पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहार पे, टू मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? ट्रेजरी बिल्स। तो इसका मतलब ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे, अगर आपको पता होगा कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कितना मैच्योरिटी पीरियड है तो इजीली क्रैक कर जाओगे। इट इज a short-term, negotiable, self-liquidation instrument which is used to finance the credit sale। क्रेडिट सेल के लिए कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मशीन, बताओ। तो आंसर क्या होगा? कोल्स बिल। कोल्स बिल को एक तरीके के आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ट्रीट करना। क्या मानना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह। जब उधार खरीदना और बेचना, मतलब उधार बेचने के टाइम पे जब हम सामान बेचते हैं उधार, तो पैसा नहीं होता तो हम उसको बिल लिख देते हैं, तो एज ए कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल बिल ही होता है, लेकिन उसको आप समझने के लिए ट्रीट करना एक तरीके का बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह। क्लियर है बात? नेक्स्ट है हमारा, द मार्केट कंसिस्ट ऑफ। जो मार्केट है वो कंसिस्ट करता है डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, या ऑल ऑफ द अबव। तो सारे के सारे ही क्या है, मार्केट में कंसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन क्या बोला है? ए कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू प्राइमरी मार्केट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो प्राइमरी मार्केट में कैपिटल रेज की जाती है कंपनी के द्वारा, क्या इशू करके? तो ये सारे के सारे इक्विटी भी कर सकता है, प्रेफरेंस भी कर सकता है, डिबेंचर्स भी है, ऑल ऑफ दी अबाउ। तो प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट, प्राइमरी मार्केट और कैपिटल मार्केट में एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि क्या डिफरेंस है प्राइमरी मार्केट में और कॉमर्शियल मार्केट में सिक्योरिटीज से रिलेटेड। They can issue to individual corporations company during the period of tight liquidity when the deposit growth of bank is slow but the demand of credit is high। तो क्या कर सकते हैं हम? कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो आंसर क्या आएगा इसका? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। Which of the following participants represent capital market? डेवलपमेंट बैंक, कॉमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे ही क्या, सारे के सारे ही रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल मार्केट को। नेक्स्ट है हमारा, अंडर द मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में वेरियस तरीके से हम सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, डिफरेंट मेथड्स है फ्लोटेशन। ए सब्सक्रिप्शन इज इनवाइटेड फॉर फ्रॉम जनरल पब्लिक इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक थ्रू द इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो वो क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस है, ऑफर फॉर सेल है, ऑल ऑफ द अबव है। तो वो क्या है? ऑफर थ्रो प्रोस्पेक्टस। एडवर्टाइजमेंट ही कर दिया तो ऑफर थ्रो प्रोस्पेक्टस। पीके इंटरप्राइजेज लिमिटेड सोल्ड एन एंटायर 5 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 9%, एट द रेट 9 रुपीज each Prosperous Banks Limited। The bank and in time will offer the shares to general public subscription 11 रुपए per share। Identify the method of flotation which describes। तो प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल से राइट इशू। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑफर फॉर सेल। तो मतलब कि पहले कंपनी ने शेयर्स अपने किसको बेचे? बैंक को, और बैंक ने पब्लिक में बेचे हैं, तो एक तरीके का मीडिएटर का यूज किया गया है। तो उस मेथड को हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। मतलब उसने तो अपना जो रेट था उस पे बैंक को बेच दिया, बैंक ने सेल लगा दी कि भाई हमें इस कंपनी के शेयर्स इतने में बेच रहे हैं, तो ये एक तरीके का मीडिएटर का यूज किया गया है। तो वो कौन सा मेथड होता है? ऑफर फॉर सेल। क्लियर है बात? नेक्स्ट है हमारा, जयकांत इज ए होल्डिंग 100 shares of the company। He has been given privilege offer to subscribe new shares of the company in proportion to is to 1। Total number of share already possessed by him। Identify the method of flotation being described in above case। Offer through prospectus, offer for sale, right issue, या प्राइवेट प्लेसमेंट। तो क्या कहलाएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा वो? प्राइवेट प्लेसमेंट।
कहलाएगा या राइट इशू कहलाएगा? तो वो क्या कहलाएगा? राइट इशू। अगर किसी शेयर होल्डर्स के पास, कंफ्यूज हो जाओगे राइट इशू में प्राइवेट प्लेसमेंट में, अगर किसी शेयर होल्डर के पास ऑलरेडी शेयर्स है और उसको ऑफर दिया जाता है कि आप इस रेशियो में हमारे और शेयर्स खरीद सकते हो, तो उसको बोला जाता है राइट इशू। मतलब उसको पहले से ही मौका दे देना, राइट मतलब उसके पास राइट दे दिया। नेक्स्ट है 27, स्टॉक एक्सचेंज वर्क एज ए मैकेनिज्म for the valuation of securities through the force of demand and supply. Identify the related function performed by the, तो productivity, liquidity to marketing में securities, safety of transactions, pricing of securities या spreading of equity curve। तो इससे क्या होता है, डिमांड और सप्लाई जहां इंटरसेक्ट होगी वहां पे प्राइस डिसाइड होगा किसका, सिक्योरिटीज का। तो वो क्या है, प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। क्लियर है बात? नेक्स्ट 28th क्वेश्चन क्या बोला है, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर टू डिस इन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट, आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शन। तो वो क्या है, स्कोप ऑफ कैलकुलेशन है, प्रोवाइड इन लिक्विडिटी मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज है, ये स्प्रेडिंग ऑफ इक्विलिटी कल्ट है। तो ये क्या कहलाएगा, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो उसको क्या बोला जाता है, डीम्यूचुअलाइजेशन, डीमेटलाइजेशन, स्पेकुलेशन, नन ऑफ द अबव। तो क्या बोला जाता है उसको, डीमेटलाइजेशन। क्लियर है बात? नेक्स्ट है हमारा, वन ऑफ द कॉमन इरेगुलेटरी नोटेड टू बी स्टॉक सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वाज दैट डीलिंग विद अनरजिस्टर्ड सब ब्रोकर्स, आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शंस ऑफ द सेबी ऑफ इंडिया। रेगुलेटरी फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, डेवलपमेंट फंक्शन है, नन ऑफ द अबव। तो वो क्या है, एक तरीके का हमारा रेगुलेटरी फंक्शन है, मतलब बीच बीच में जाकर के देखना कि कौन उसमें डील कर रहा है, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है या अन ब्रोकर रजिस्टर्ड है। तो एक तरीके का वो रेगुलेटरी फंक्शन है। नेक्स्ट है, इट एक्ट लाइक ए बैंक कीप सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। तो उसको क्या बोला जाता है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, डिपोजिटरी, स्टॉक एक्सचेंज, नन ऑफ द अबव। तो उसको क्या बोला जाता है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। क्लियर है बात? अब आप मेरे को बताओगे सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था, सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था और इसका करंट चेयरमैन कौन है, हेड ऑफ अथॉरिटी का नाम बताओगे करंटली किसका, सेबी का। क्लियर है बात? नेक्स्ट है, इट इज सर्व एज इंटीमेटरी फंक्शंस बिटवीन द इन्वेस्टर एंड डिपोजिटरी हु इज authorized to maintain the accounts of dematerialized shares। तो उसको क्या बोला जाता है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, डिपोजिटरी, स्टॉक एक्सचेंज या नन ऑफ द अबव। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्या चीज, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट है, इट इज अ नंबर असाइन टू ईच ट्रांजेक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड इट इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। उसको क्या बोला जाता है, पैन नंबर, यूनिक ऑर्डर कोड, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट नोट या नन ऑफ दिया हुआ। तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिक ऑर्डर कोड। क्या बोला जाता है उसको, यूनिक ऑर्डर कोड। अब अगला देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड इन ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं ओपन ट्रेडिंग अकाउंट। क्या खोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर डीमैट अकाउंट, फिर प्लेस ऑर्डर करते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर करते हैं, फिर सेटलमेंट ऑर्डर। तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ऑर्डर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसके बाद सेटलमेंट करेंगे। नेक्स्ट है, द मैंडेटरी डिटेल, the mandatory detail that an investor has to provide to the broker at the time of opening demat account, date of birth and address, पैन नंबर, बैंक रेजिडेंशियल स्टेटस या बैंक अकाउंट नंबर। तो प्रोवाइड करना पड़ता है क्या चीज, तो पैन अकाउंट नंबर इज द कंपल्सरी। क्लियर है बात? नेक्स्ट है हमारा, it is legally enforceable document which is issued by the stock broker within 24 hour of execution of trade order। पैन नंबर, यूनिक ऑर्डर कोड नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर या नन ऑफ द अबव। तो क्या चीज इशू करना पड़ता है 24 आवर्स के अंदर अंदर, क्या चीज, कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या चीज ऑर्डर करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट। ऑन दिस डे एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर्स एंड मेक्स पेमेंट टू द ब्रोकर्स। तो उसको क्या बोला जाता है, पेमेंट इन डे, पेमेंट आउट डे, ट्रांजैक्शन डे, नन ऑफ द अबव। तो उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पे आउट डे। क्या बोला जाता है, पे आउट डे।
which is the trade confirmation slip issued by the when is the trade confirmation slip is issued to the investor on the placing of an order, on execution of the order, on settlement of the order, none of the above. तो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप कब दी जाती है? तो कब दी जाती है? ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पे क्या दी जाती है? ट्रेड स्लिप दी जाती है. आफ्टर ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड द ब्रोकर इशू क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट नोट इन्वेस्टर विद इन 52 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स या 12 आवर्स. तो कितने दिन के अंदर, कितने घंटे के अंदर अंदर की जाती है? इसका आंसर आप बताओगे. अभी आपने देखा था ना, कितने दिन के अंदर अंदर, कितनी देर के अंदर अंदर? 24 आवर्स के अंदर अंदर. तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट फाइनेंशियल मार्केट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा फॉलोइंग क्लेम अबाउट फाइनेंशियल मार्केट क्या है? सही है. They serves as a link between household and that saves the money and business that invest. They acts a link between the savers and investor by facilitating the transfer of funds. The they invest the money that they have available in their most profitable investment option या all of the above. तो आंसर क्या होगा? all of the above is the right option. अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल. तो इसमें से आप क्या 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 चीज, क्या क्या आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, उसका मैंने आपसे पूछा है. क्या चीज? सबसे पहले तो सेबी. क्या चीज? सेबी कब बना था? तो नोट डाउन कर लीजिए आप. सेबी कब बना था और करंट चेयरमैन कौन है? करंट हेड ऑफ किसका? सेबी का कौन है? क्लियर है बात? ओटीसीईआई की फुल फॉर्म क्या है? ओटीसीईआई की फुल फॉर्म क्या है? ये आप बताओगे. बुल्स और बियर स्टैग क्या होते हैं? ये आप बताओगे कि ये कौन होते हैं, क्या होते हैं. बुल्स, बियरर्स और पेनी स्टोक. पेनी स्टोक और स्टैग्स. और एनएससी, एनएससी कब इस्टैब्लिश्ड हुआ था? एनएससी कब इस्टैब्लिश्ड हुआ था? ये आप बताओगे. दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू गिव आंसर्स इन कमेंट बॉक्स. क्लियर है बात? तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको एमसीक्यूज का लेवल कैसा लग रहा है और इससे हाई चाहिए या इससे कम चाहिए. अकॉर्डिंग टू पेपर इट इज ए मतलब 100% ट्रू एंड फेयर. मतलब ना इससे ज्यादा हाई आएगा ना इससे ज्यादा लो होगा. तो मतलब कहने का मतलब ये लेवल अकॉर्डिंग टू पेपर सफिशिएंट है. थैंक यू एंड टेक केयर.